हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस सेशन पे हमने डीपीएसपी के बारे में जाने थे और आज के सेशन क्लास 10 रहने वाला है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। भारत के संविधान में नागरिकों को अधिकार तो मिले हैं, ये हम सब जानते हैं, पर क्या उनके कर्तव्यों का भी कोई जिक्र है? आज हम संविधान के इसी अनोखे और कह सकते हैं कि अक्सर बहस में रहने वाले हिस्से की पड़ताल करेंगे। जी हाँ, बात होगी मौलिक कर्तव्यों की। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हमें आज़ादी का अधिकार मिल सकता है अगर हम दूसरों की आज़ादी का सम्मान करने की जिम्मेदारी ही ना उठाएं? मतलब क्या हमारे अधिकार हमारी जिम्मेदारियों के बिना अधूरे नहीं हैं? यही सवाल आज के हमारी पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन पूरे 26 साल तक भारत का संविधान सिर्फ और सिर्फ अधिकारों की ही बात करता था, कर्तव्यों का कोई जिक्र ही नहीं था। तो फिर आखिर 1976 में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बदल गया कि संविधान में एक पूरा का पूरा नया चैप्टर ही जोड़ना पड़ गया? चलिए इसी कहानी को समझते हैं। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था तो आखिर उसमें इन कर्तव्यों को शामिल क्यों नहीं किया गया था? ये चूक क्यों हुई? देखिए, उस वक्त दुनिया में दो तरह के मॉडल चल रहे थे। एक तरफ थे अमेरिका, फ्रांस जैसे बड़े लोकतंत्र, जहां संविधान का सारा फोकस नागरिकों के अधिकारों पर था, कर्तव्यों की कोई अलग से लिस्ट नहीं थी। और दूसरी तरफ थे सोवियत संघ जैसे समाजवादी देश, जहां अधिकारों और कर्तव्यों को बराबर का महत्व दिया जाता था। हमारे संविधान निर्माताओं ने पहला वाला रास्ता, यानी वेस्टर्न डेमोक्रेटिक मॉडल को चुना। तो सवाल वही है कि अगर ऐसा था तो फिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसकी कहानी हमें ले जाती है 1970s के दशक के एक बहुत ही उथल-पुथल भरे दौर में। जी, हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की। हुआ ये कि 1975 में जब देश में इंटरनल इमरजेंसी लगी तो इसने नागरिक जिम्मेदारियों पर एक नई बहस छेड़ दी। इसी माहौल में 1976 में सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर उसी साल मशहूर 42nd अमेंडमेंट के जरिए संविधान में एक नया हिस्सा जोड़ा गया, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A। और इसी के साथ पहली बार 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का हिस्सा बने। देखिए, कमेटी की मुख्य सिफारिशें काफी सीधी-सादी थीं। पहली कि संविधान में कर्तव्यों के लिए एक अलग चैप्टर हो, और दूसरी ये नागरिकों को याद दिलाए कि भाई अधिकार तो हैं ही, लेकिन उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। सरकार ने ये बात मान ली और इस तरह 10 कर्तव्यों की एक लिस्ट तैयार की गई। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। कमेटी ने कुछ ऐसी सिफारिशें भी दी थी जिन्हें सरकार ने नहीं माना, जैसे कि अगर कोई इन कर्तव्यों को ना माने तो उसे सजा दी जाए, या फिर टैक्स देना भी एक मौलिक कर्तव्य बना दिया जाए। सरकार को लगा कि ये सुझाव कुछ ज्यादा ही विवादास्पद है, तो इन्हें शामिल नहीं किया गया। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि आखिरकार वो कौन से कर्तव्य थे जिन्हें हमारे संविधान में जगह मिली। ये है आर्टिकल 51A। इसमें नागरिकों के लिए 11 कर्तव्य बताए गए हैं। जैसा कि हमने बात की, 1976 में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। जो 11वां कर्तव्य है वो बाद में 2002 में 86वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया, और ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर इन कर्तव्यों पर नजर डालें तो इनमें सिविक और मॉरल, यानी नागरिक और नैतिक, दोनों तरह की जिम्मेदारियां हैं। मिसाल के तौर पर संविधान का पालन करना एक नागरिक कर्तव्य है, वहीं दूसरी तरफ भाईचारे की भावना को बढ़ाना एक नैतिक जिम्मेदारी है। इनके अलावा पर्यावरण की रक्षा से लेकर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने तक कई जरूरी बातें इसमें शामिल हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें संविधान में जोड़ा गया, एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई कि क्या ये सिर्फ नैतिक उपदेशों की एक लिस्ट है या फिर इनका कोई असल मतलब भी है। जो लोग इसके खिलाफ थे उन्होंने इस पर तीखा हमला किया। उस समय के कानून मंत्री A.K. सेन ने तो इसकी तुलना एक ऐसे सख्त स्कूल मास्टर से कर दी जो होमवर्क न करने पर बच्चे को बेंच पर खड़ा कर देता है। उनका कहना था कि एक लोकतंत्र को अपने नागरिकों पर भरोसा करना चाहिए, उन्हें इस तरह कर्तव्यों की लिस्ट नहीं थमानी चाहिए। तो देखिए, दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने मजबूत तर्क थे। आलोचकों का कहना था कि इनमें उदात्त आदर्शों जैसे शब्द हैं जो बहुत अस्पष्ट हैं, ये लिस्ट अधूरी है और इन्हें लागू कैसे किया जाएगा। वहीं जो इसके पक्ष में थे, उनका मानना था कि ये नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं, एक तरह से प्रेरणा देते हैं और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक चेतावनी का काम भी करते हैं। और ये बहस सालों तक चलती रही। आमतौर पर यही माना जाता रहा कि भाई ये कर्तव्य हैं तो ठीक है, लेकिन कानूनी तौर पर इनका कोई वजन नहीं है। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आना भी बाकी था। तो सवाल यह है कि क्या ये आम धारणा सच थी? क्या मौलिक कर्तव्यों का वाकई कोई कानूनी आधार नहीं है?
अब देखिए, टेक्निकली बात करें तो मौलिक कर्तव्य नॉन जस्टिसेबल हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता तो आप सीधे कोर्ट जाकर उस पर केस नहीं कर सकते, जैसा कि मौलिक अधिकारों के हनन पर होता है। और बिल्कुल इसी वजह से इन्हें बिना दांतों वाला शेर या टूथलेस कहा जाता था। पर यह तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। असली ट्विस्ट आया 1999 में, जब जेएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। वर्मा कमेटी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भले ही ये कर्तव्य खुद नॉन जस्टिसेबल हों, लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जो पहले से मौजूद दूसरे कानूनों के जरिए लागू होते हैं। जैसे एक कर्तव्य है राष्ट्रगान का सम्मान करना। अब अगर कोई इसका अपमान करता है तो उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ठीक इसी तरह पर्यावरण की रक्षा भी एक कर्तव्य है, और इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जैसे कानून पहले से मौजूद हैं। कुल मिलाकर कमेटी ने 8 से भी ज्यादा ऐसे कानूनों की लिस्ट दी जो इन मौलिक कर्तव्यों को असल में लागू करने में मदद करते हैं। तो अचानक से जो कर्तव्य सिर्फ नैतिक उपदेश लग रहे थे, उनके पीछे एक असली कानूनी ताकत दिखाई देने लगी। आखिर में इन्हें संविधान में शामिल करने का मकसद वही था जो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था। मकसद अधिकारों को कमजोर करना नहीं था, बल्कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक डेमोक्रेटिक बैलेंस, एक लोकतांत्रिक संतुलन बनाना था। तो हम घूम फिरकर वापस अपने उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं। ये तो कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर आज के इस दौर में जब हर तरफ इतना ध्रुवीकरण है, ये संतुलन असल में है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर खोजना होगा।